Hi everyone, this is Bakhtawar. Have you ever wondered how these animated movies, product ads, or even if you talk about architectural walkthroughs like hospitals या फिर shopping malls, ये सब कैसे बनते हैं? Don't worry if you don't know, cause I'm here to tell you. It's all 3D. अब जब हम 3D की जब भी बात करते हैं तो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज़ 3D। तो 3D बेसिकली क्या है? अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो आप जब 2D की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ और विड्थ है वो 2D ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब इसमें एक थर्ड डायमेंशन ऐड हो जाती है दैट इज़ डेप्थ, तो वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब 3D ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन यूज़ दीज 3D ऑब्जेक्ट्स इन रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको ब्लेंडर में जब हम क्रिएट करते हैं तो वो उन ऑब्जेक्ट्स का डिजिटल वर्जन होता है। अब हम बात करते हैं ब्लेंडर की। ब्लेंडर का क्या यूज़ है? बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, शॉर्ट फिल्म्स में विजुअल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, कार्टून्स होते हैं, एनिमेटेड कार्टून्स, इवन फिल्म्स। इसी तरह अगर आप एड्स देखें, आप जो ब्रांड्स अपनी कैंपेन्स रन करती हैं, 3D लोगोज़ होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, विजुअल्स होते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल फील्ड में आप देख सकते हैं, रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। इसी तरह AR में, VR में। तो बेसिकली जो ब्लेंडर है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है और इसका इतना वास्ट यूज़ है कि आप इसको ऑलराउंडर कह सकते हैं। वंस यू लर्न इट यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। आई थिंक यू कैन यूज़ इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई ब्लेंडर? और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं 3D के लिए, लेकिन सिर्फ ब्लेंडर ही इतना क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पे करके इसको परचेज़ नहीं करना पड़ता। इसके फ्री एसेट्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए, जैसे हम मॉडलिंग करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं, UV अनरैपिंग करते हैं या फिर रिगिंग करते हैं या एनिमेशन करते हैं, ये सब आप ब्लेंडर में कर सकते हैं। आपको किसी और एक थर्ड पार्टी या फिर किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, आप ये सब कुछ ब्लेंडर में कर सकते हैं। इसीलिए ब्लेंडर इतना वाइडली यूज़ हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये था एक 3D और ब्लेंडर का छोटा सा इंट्रो। आई होप आपको समझ आई होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, तो अब हम ब्लेंडर इंस्टॉल करेंगे। आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे ब्लेंडर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप विंडोज़ के लिए ब्लेंडर डाउनलोड करेंगे। ये विंडोज़ 11, 10, 8.1 सब के लिए कंपेटिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से शो होगा। यहाँ से आप ब्लेंडर इंस्टॉल कर लेंगे अपने PC में। अब हम जब ब्लेंडर ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास स्क्रीन शो होगी। सबसे पहले तो ये जो ऊपर कॉर्नर पे है आपके पास ब्लेंडर का वर्जन शो होगा। फिर आपके पास जो न्यू फाइल की ऑप्शंस हैं, इसमें जनरल, 2D एनिमेशन, स्क्रिप्टिंग, VFX और ये सब ऑप्शंस होंगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रीसेंट फाइल्स होंगी। अगर तो आपने फर्स्ट टाइम ब्लेंडर यूज़ करा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीसेंट फाइल्स नहीं होंगी। तो जो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन आती है, इसे हम 3D व्यू पोर्ट कहते हैं। इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक क्यूब, एक लाइट और कैमरा हमारे पास होता है। जैसे फ़ोटोशॉप में हमारे पास लेयर्स होती हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कलेक्शंस बनती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन में हमारे पास क्यूब, लाइट और कैमरा तीनों चीज़ें हैं। ऊपर वाली चीज़ों में देखेंगे फ़ाइल, एडिट और बाकी सारी वर्क स्पेसेस हैं आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, UV एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन, एनीथिंग यू वांट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे हमारी सारी टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपके सारे तीनों एक्सिस जो होंगे, जो कि X, Y एंड Z एक्सिस है। इसी तरह आप इन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ क्यूब रह गया। ये हमारे पास जूम इन एंड जूम आउट के लिए एक बटन है। जो हैंड वाला आइकन है, यहाँ से आप पैन कर सकते हैं अपने 3D व्यू पोर्ट में। और ये जो नीचे कैमरे का आइकन है, ये आपका कैमरा व्यू के लिए है। अभी हमारे पास कैमरा नहीं है क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं। अगर हम अंडू करें और कैमरा वापस लेके आएँ तो आप देखेंगे ये हमारे पास कैमरा व्यू है। ये हम कैमरे से बाहर निकल के देख सकते हैं और ये हम ऑब्जेक्ट का कैमरा व्यू इसी बटन से लें। इसी तरह से नीचे हमें एक लॉक का आइकन नज़र आ रहा है। ये आपका कैमरा का जो एक फ्रेम कहेंगे उसको लॉक कर देता है। जब आप इसे अनलॉक करते हैं तो ये आपका कैमरा भी मूव कर सकता है। यहाँ पे आ जाए तो आपके पास कुछ रेंडर की, आउटपुट की
ऑब्जेक्ट्स की, इस तरह की सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये जब हम फर्दर वर्किंग करते जाएंगे तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता से समझ आती जाएगी साथ साथ। ये आपकी सारी ऑब्जेक्ट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, कुछ मॉडिफायर्स की ऑप्शंस हैं, फ़िज़िक्स है, ये सब कुछ आप काम के साथ साथ आपको समझ आती जाएगी जब हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन है। कोई भी एनिमेशन प्ले करने के लिए यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। इसके फ्रेम्स हैं हमारे पास। इस वक्त जो हमारे पास जो फ्रेम्स हैं टोटल वो हैं 250। तो इसका जो स्टार्टिंग फ्रेम वो है वो 1 यहाँ पे है और ये हमारे पास जो एंडिंग फ्रेम है वो 250 है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रीन कास्ट कीज़ मैंने ऑन कर दी। जब भी हमने कोई न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड का बटन हमारे पास है। यहाँ पे हर तरह की मैश, हर चीज़, कर्व्स वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मैश में कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ये सब आप ऐड कर सकते हैं अपने 3D व्यू पोर्ट में। डिफरेंट लाइट्स की ऑप्शंस हैं हमारे पास पॉइंट लाइट है, सन लाइट है, एरिया लाइट है एंड ऑल्सो स्पॉट लाइट। इसी तरह हमारे पास कैमरे की ऑप्शन मौजूद है। ये मैं जूम इन एंड जूम आउट कर रही हूँ। ये माउस व्हील को स्क्रॉल करने से आपका जूम इन एंड जूम आउट होगा। एक आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगी जूम इन जूम आउट की, एक आप माउस व्हील को स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं। माउस व्हील को क्लिक करके आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इन शॉर्टकट्स पे आ जाएं, हमारे पास कीबोर्ड पे नम पैड पे जो कीज़ हैं 1 से हमारे पास फ्रंट व्यू आता है। अगर हम शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करें माउस पे तो हम पैन कर सकते हैं अपने 3D व्यू पोर्ट में। 3 से हमारे पास साइड व्यू आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का और 7 से हमारे पास टॉप व्यू आएगा। इसी तरह अगर हमें फ्रंट की जगह बैक व्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कंट्रोल प्लस नम पैड से 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास बैक व्यू आएगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास ऑपोजिट साइड का, मतलब जो साइड हमारे पास पहले आ रही थी, राइट आ रही थी, तो हमें अब लेफ्ट साइड का आएगा। इसी तरह कंट्रोल 7 से हमारे पास टॉप की बजाय बॉटम का व्यू आएगा। इसी तरह हमें कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के मूव करना हो तो हम इसको इसी तरह सेलेक्ट करके नहीं कर सकते। हमें कीबोर्ड से G प्रेस करना होगा। G फॉर ग्रैब। दिस शॉर्टकट की इज़ यूज टू ग्रैब द ऑब्जेक्ट। आप इसे ग्रैब करके अपने 3D व्यू पोर्ट में कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप किसी एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं। आप इसको रैंडम किसी भी जगह पे प्लेस भी कर सकते हैं मूव करके। यहाँ से हमने ब्लेंडर ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं 3D व्यू पोर्ट में। हमारे पास कैमरा होता है, लाइट होती है और क्यूब होता है। तो जो हमारा मेन वर्किंग एरिया होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं, चाहे वो कोई क्यूब हो, कोई ज्योमेट्री हो या लाइट या कैमरा हो, वो हमारा सारा 3D व्यू पोर्ट में शो होता है। ये हमारा मेन वर्किंग एरिया है। इसी तरह अगर हम ग्रिड की बात करें तो ये जो आपको ग्रे लाइंस नज़र आ रही हैं, ये पूरा हमारे पास एक ग्रिड है। हम ग्रिड का अब हमारे पास क्या यूज़ होता है, हम जब ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी एक कॉपी ले लिया। इसको हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं ग्रिड की। इसी तरह अगर हम बात करें 3D कर्सर की, अब हमारे पास 3D कर्सर क्या होता है, ये जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है ना और ये 4 लाइंस हैं, ये हमारे पास एक 3D कर्सर है। ये बिल्कुल आपको जब आप ब्लेंडर ओपन करेंगे आपको सेंटर में मिलेगा और इसका फंक्शन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐड करते हैं तो वो इसके बिल्कुल सेंटर में होता है। यानी कि अगर हम क्यूब हमारे पास था तो ये जो 3D कर्सर था ये बिल्कुल इसके सेंटर में था। अगर हमने बिलफर्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है या फिर हम इसी की कॉपी ले जाते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका 3D कर्सर जो है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में हो, हम क्या करेंगे, शिफ्ट S प्रेस करेंगे और आप ये देख सकते हैं आपके पास ढेर सारी ऑप्शंस हैं। शिफ्ट S प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है इस पर हम 3D कर्सर अपना ले आएँ। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कर्सर टू सेलेक्टेड, मतलब जो कर्सर है हमारा वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे आ जाए और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा 3D कर्सर आ गया। जब हमने ऑब्जेक्ट्स को पैन करना होता है या रोटेट या स्केल करना होता है उसके लिए हम अब क्या करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज़। ये हमारे पास क्यूब है, इसकी जब हमने स्केलिंग करनी है तो आप इसका शॉर्टकट याद रखेंगे, वो होता है S फॉर स्केल। हम S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसकी स्केलिंग करेंगे। अगर हम इस क्यूब का डबल साइज़ चाहते हैं, मैं ये पहले एक्स्ट्रा क्यूब डिलीट कर देती हूँ। हम इस क्यूब का अगर साइज़ इससे डबल चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम S प्रेस करेंगे और साथ ही हम 2 प्रेस कर देंगे तो ये इसका साइज़ डबल हो जाएगा। अगर हम इसको अंडू करें और मैं इसका साइज़ देखें, हम
ऐसे करके एस प्रेस करके मैं इसका साइज़ किसी एक एक्सिस में इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, एस प्रेस करके उस एक्सिस को लिख दूँगी। जैसे अब मैं एक्स एक्सिस में करना चाह रही हूँ तो मैं एक्स प्रेस करूँगी और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्केल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको स्केल करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि नहीं इसको ऐसे स्केल नहीं करना, तो मैं वहीं पे इसको प्रोसेस को रोक सकती हूँ। कैसे? अब मैं इसको स्केल कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करने की बजाय अगर मैं राइट क्लिक कर दूँगी तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, मतलब इस पे स्केलिंग अप्लाई नहीं होगी। रोटेशन के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है आर फॉर रोटेशन। हम आर प्रेस करेंगे तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में रैंडम हम रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक्सिस के अलॉन्ग इसे रोटेट करना चाहें, एक्स वाई या जेड एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, हम वो एक्सिस प्रेस करेंगे। जैसे अब मैं इसे वाई एक्सिस में या फिर वाई में चले हम रोटेट करेंगे तो हम वाई प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हाईलाइट हो गया। तो हम इसको इस तरह से वाई एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इसे रोटेट करना चाहें एक्स एक्सिस में तो आप देख सकते हैं रेड लाइन जो है वो हाईलाइट हो गया है और हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं और ये बाकी दो एक्सिस में नहीं होगी। इसी तरह अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी एक एक्सिस की बजाय बाकी दो एक्सिस में रोटेट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं, आर प्रेस किया मैंने, अब मैं चाहती हूँ कि ये एक्स एक्सिस में रोटेट ना हो लेकिन ये बाकी वाई और जेड एक्सिस में रोटेट हो। मैं क्या करूँगी, मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करूँगी। शिफ्ट एक्स से क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस पे रोटेट नहीं होगा बल्कि वाई और जेड एक्सिस में रोटेट होगा। इसी तरह अगर मैं इसे जेड में ना रोटेट करना चाहूँ और मैं चाहूँ कि ये एक्स और वाई में हो तो मैं शिफ्ट जेड कर दूँगी, तो ये इस तरह से जेड की बजाय बाकी दोनों एक्सिस में रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी 3D व्यू पोर्ट में देख रहे होंगे कि ये रेड लाइन जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ग्रीन लाइन है वो वाई एक्सिस को। अब हम सोच रहे हैं कि जेड एक्सिस क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि वो हमें पता है कि ऐसे स्ट्रेट जा रहा होता है। लेकिन अगर आप इसको अपने 3D व्यू पोर्ट में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सिस लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स और वाई एनेबल्ड हैं और जेड एनेबल नहीं है, तो हम इसे एनेबल कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 3D व्यू पोर्ट में जेड एक्सिस भी हमारा शो हो रहा है, लेकिन इसे काम करते हुए हम इतना एनेबल रखते नहीं हैं, तो मैं इसे अभी के लिए ऑफ़ कर दूँगी। वैसे अगर न्यू हैं और आपको एक्सिस समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। ये हो गई हमारी रोटेशन। इसके अलावा अगर हम 3D व्यू पोर्ट में पैन करें, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से हम ये जो हैंड वाला आइकन है इससे हम लेफ़्ट क्लिक करके इसको जहाँ मर्ज़ी हम कर सकते हैं मूव। जी से हम ग्रैब करके भी मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब अगर हमने जी भी किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना हो तो हम क्या करेंगे, हम जी प्रेस करके वो एक्सिस जो भी है एक्स वाई या जेड वो हम टाइप करेंगे। अगर मैं इसे जेड एक्सिस में मतलब ऊपर नीचे मूव करना चाह रही हूँ, मैं जेड प्रेस करूँगी और जेड एक्सिस हाईलाइट हो जाएगा और ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव होगा। इसी तरह अगर किसी एक एक्सिस की बजाय बाकी दो एक्सिस में आपने मूव करना हो तो जी फॉर ग्रैब और शिफ्ट एक्स। अब ये वाई और जेड एक्सिस में मूव होगा लेकिन ये एक्स एक्सिस में मूव नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कि आप ब्लेंडर की जितनी भी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये जितनी भी नेविगेशन है या फिर स्केलिंग, रोटेशन, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपकी मसल मेमोरी में ये जब चीज़ें आ जाएंगी तो आपके लिए आसान होगा, और वो कैसे होगा, वो आपकी डेली प्रैक्टिस से होगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसका व्यूज़ भी डिस्कस किए थे कि हम नम पैड से कैसे फ्रंट, बैक और टॉप का व्यू ले सकते हैं। इसी तरह हम इसका बॉटम का कंट्रोल 1 से, फिर कंट्रोल 3 से इसकी साइड, और कंट्रोल 7 से हम इसका बॉटम, और कंट्रोल 1 से हम इसका बैक साइड ले सकते हैं। इसी तरह 5 से हम ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। अब मैं इसको डिलीट करके मैं एक नया क्यूब लाऊंगी। मैंने आपको वो बताया था कि हम यहाँ ऐड के बटन से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ क्यूब के ऑप्शन भी है, सर्कल, स्फीयर, सिलेंडर, सब कुछ है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट की है ऐड करने का। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस करें, शिफ्ट ए, जहाँ भी आपका कर्सर, ये माउस का कर्सर होगा, वहाँ पे आपके पास पूरा आपके पास लिस्ट आ जाएगी ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए। अब मैं यहाँ से क्यूब ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं जहाँ पे 3D कर्सर था हमारा वहीं पे क्यूब ऐड हुआ है। जो ये पिछले वाला है इसको हम
एक्स प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं या ऐसे, या फिर हम इसे डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड डिस्कस करेंगे। आप यहाँ अगर टॉप पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड है। अब ऑब्जेक्ट मोड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मोड में आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं एज अ होल, मतलब इसकी स्केलिंग कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन आप इसे क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं एडिट मोड। जब हम एडिट मोड में जाएंगे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब आपको मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री में 3 चीज़ें होती हैं, एक हमारे वर्टेक्स होता है, एक हमारा एज होता है और एक फेस। एडिट मोड के साथ आगे लिखा हुआ है एक हमारा वर्टेक्स है, एक हमारा एज है और एक हमारा फेस है। अभी हमारे पास वर्टेक्स मोड सेलेक्टेड है, तो मतलब कि हम इस क्यूब को वर्टेक्स की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो चाहे ये वर्टेक्स हो, ये वर्टेक्स हो, ये हो, या फिर अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं तो आप एक वर्टेक्स सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और बाकी सेलेक्ट करें। मतलब मल्टीपल वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए हम इस तरह से करते हैं। इसी तरह एज मोड में आप एजेस सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे और जितने एजेस आपको चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर फेस मोड पे आ जाए तो आप होल फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? आप इसको आपने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो आप वर्टेक्स की मदद से कर सकते हैं, एजेस की मदद से या फिर फेस की मदद से। एडिट मोड में अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस क्यूब का जो ये एज है, ये इसका या तो मुझे साइज़ कम चाहिए, एस प्रेस किया मैंने, इसका साइज़ कम हो गया। इसी तरह अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो ये बिल्कुल ये एज होगा, बाकी सारे एजेस अपनी जगह पे रहेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सट्रूड और इंसर्ट की। अब एक्सट्रूड और इंसर्ट क्या होता है? एक्सट्रूड आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, किसी भी चीज़ को एक्सट्रूड करना मतलब एक्सटेंड करना। तो अगर हम इसका फेस सेलेक्ट करें और मैं ई प्रेस करूँ, ई फॉर एक्सट्रूड, कीबोर्ड से मैं ई प्रेस करूँ और ये आप देख सकते हैं जेड डायरेक्शन में ये इस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। आप इसको बैकवर्ड भी लेके जा सकते हैं, आप इसे फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हैं। अगर मैं इसे पीछे लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं बाकी सारे फेसेस अपनी जगह पे हैं। ये चारों फेसेस साइड वाले टॉप बॉटम अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो ये वाला फेस है ये पीछे चला गया। इसी तरह आप अपना एज भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं ये एज सेलेक्ट करूँ, मैं ई प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से एक्सटेंड हो रहा है। आप इसे किसी स्पेसिफिक एक्सिस के लॉन्ग भी कर सकते हैं, मतलब अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग करूँ तो ये इस तरह वाई डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, जेड के अलॉन्ग करूँ तो ये इस तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसी तरह अगर फेस में हम एक्सट्रूड करें तो ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्स एक्सिस में हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये वाई एक्सिस में एक्सट्रूड हो। मैं क्या करूँगी, अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करूँगी और ये फेस जो है ये वाई एक्सिस में इस तरह से एक्सट्रूड हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये इस तरह शो होगा हमें। इंसर्ट में क्या होता है कि इसका शॉर्टकट है आई फॉर इंसर्ट। हम अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे, हमने ये फेस सेलेक्ट किया सबसे पहले क्यूब का, अब हम आई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक और फेस बन गया है, मतलब उसी फेस के अंदर एक और फेस। इसका अगर हम एक और फेस इसके अंदर क्रिएट करना चाहें वो भी हम दोबारा आई प्रेस करेंगे और ये इस तरह हो जाएगा। तो ये अगर हम आगे चल के जब कोई विंडो वगैरह डिज़ाइन करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे तो ये एक्सट्रूड और इंसर्ट ये दोनों चीज़ें बहुत काम आती हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये कैमरा व्यू। अब हम सबसे पहले अपने 3D व्यू पोर्ट में कैमरा ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम डिलीट कर चुके हैं वो जो बाय डिफ़ॉल्ट था। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे की ऑप्शन है हमारे पास। अब वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप जूम करें और ये देखें, आप जहाँ पे आपका 3D कर्सर होगा वहीं पे कैमरा ऐड होगा। तो आप कहीं भी क्लिक किए बगैर अगर जी प्रेस करें तो वो ग्रैब हो जाएगा और आप इसको ऐसे निकाल के बाहर ला सकते हैं। अगर हम फ्रंट व्यू में जाएँ तो हम देख सकते हैं कैमरे की डायरेक्शन इस तरह से दूसरी तरफ है। हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली अगर करना चाहें तो हम इस तरह से इसको रोटेशन इसकी कर सकते हैं, वापस इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके जाएंगे। इसी तरह हम साइड व्यू से देखें तो हम देख सकते हैं ये इस तरह से इसके अलाइन करेंगे। हम यहाँ से ये आइकन प्रेस करेंगे तो हम कैमरा व्यू में चले जाएंगे। इसका भी एक शॉर्टकट है और वो है नम पैड पे आप 0 प्रेस करेंगे
ज़ीरो प्रेस करेंगे तो आप कैमरा व्यू में चले जाएंगे और आप ज़ीरो दोबारा प्रेस करेंगे तो आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाएंगे। एक यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप लेके जाएं तो आपको नीचे लिखा हुआ है शॉर्टकट नमपैड 0, तो यहाँ से आप 0 प्रेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में जितने भी शॉर्टकट्स थे यहाँ आपकी स्क्रीन पे अपीयर होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लेंडर हमने ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं हमारे पास 3D व्यू पोर्ट में इस टाइम एक क्यूब है, एक कैमरा है और एक लाइट है। अब हमने जब भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है, आपको पता है हम लेफ़्ट की प्रेस करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस से। लेकिन जब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हों या फिर 3D व्यू पोर्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को सिलेक्ट करना हो तो हम अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने ए प्रेस किया, वो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो गए हैं। ये जो ऑरेंज इसका हाईलाइट हो रहा होता है ना, आउटलाइन, ये सिलेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, मतलब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर हमने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करने हो, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, तो हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और हम उस ऑब्जेक्ट पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट क्लिक करने से हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यू सिंपली हैव टू प्रेस शिफ्ट फ्रॉम कीबोर्ड एंड लेफ़्ट क्लिक। इसके अलावा हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, आप देखें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 3D व्यू पोर्ट में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, मतलब हम इतना इस सारे प्रोजेक्ट्स को दूर से देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस स्लाइड पे फोकस करूँ, तो मैं इसको स्क्रॉल करके जूम करके फिर शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से नेविगेट करने की बजाय मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी और अपने जो कीबोर्ड पे नमपैड है वहाँ से मैं ये डॉट प्रेस करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ये नमपैड से डॉट प्रेस किया तो ये इस ऑब्जेक्ट से जूम हो गया। अब आप इसकी देख लें, इसके अराउंड आप रोटेट कर सकते हैं। मैंने जो माउस व्हील है उसको प्रेस किया है तो ये देखें इसके अराउंड हम रोटेट कर सकते हैं। इसकी बजाय हमने क्यूब पे करना हो तो हम दोबारा से डॉट प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं हाँ, इस ऑब्जेक्ट को हमने फोकस में रख कर लिया है। ब्लेंडर में जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में आ गया है। अब हम इसके अराउंड भी देख सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो अब ये आपके पास एक और शॉर्टकट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोकस करना हो तो आपने यू जस्ट सिंपली हैव टू सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड देन प्रेस डॉट फ्रॉम योर नमपैड। हम जब ऑब्जेक्ट्स में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हमारे पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इतना हमारे यूज़ में नहीं होता या फिर हम उसको कुछ देर के लिए हाइड करना चाह रहे होते हैं। वो रहता व्यू पोर्ट में ही है, हमारे रेंडर में भी शो होता है, लेकिन हम उसे थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो है H। हम अपने कीबोर्ड से H प्रेस करेंगे तो वो अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। अब हम अगर इस क्यूब को हाइड करना चाहें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं कीबोर्ड से H प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं ये हाइड हो गया। इसी तरह अगर हमने इसे अनहाइड करना हो, अनहाइड के लिए हमारे पास ऑप्शन है Alt+H। आप देख सकते हैं Alt+H मैंने किया और ये हमारे पास वापस आ गया ऑब्जेक्ट। अब एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कीबोर्ड से जब हम H प्रेस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता है। इसी तरह अगर हम Alt+H प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। इसका एक और तरीका है, हमारे पास राइट साइड पे पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया हुआ है। वैसे तो इसका एक और तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करते जाएं ताकि आपके जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज भी रहे और आपको नेविगेट करने में आसानी हो, आपको अपनी ऑब्जेक्ट्स को देखने में आसानी हो। इसलिए आप बेहतर है कि रीनेम करते जाएं। अब रीनेम करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले मैं हाइड करने का हम कर लेते हैं डिस्कस। वो ये है कि हमारे पास ये क्यूब है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें ये आई का आपको आइकन नज़र आ रहा है, अगर मैं इसे प्रेस कर दूँगी तो ये हमारे पास हाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको ये कैमरे का आइकन नज़र आ रहा है, इसका आप इस पर कर्सर लेके जाएं, इस पर होवर करें तो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ आ रहा है डिसेबल इन रेंडर्स। इसका मतलब ये है कि आपकी व्यू पोर्ट में तो ये नज़र आ रहा है
ये जो क्यूब है ये यहाँ पे तो नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसका रेंडर निकालेंगे तो ये यहाँ पे वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको वापस ले आऊँ और इसको यहाँ से हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं, इस पर होवर करें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड इन व्यू पोर्ट। इसका मतलब ये है कि व्यू पोर्ट से तो हाइड हो गया, लेकिन जब हम इसका रेंडर निकालेंगे तो रेंडर में ये क्यूब हमें मिलेगा। आई आइकन जो है उससे हम अपना जो 3D व्यू पोर्ट होती है उसमें ऑब्जेक्ट को हाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो कैमरा आइकन है इसको हम डिसेबल कर दें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेंडर में भी डिसेबल हो जाता है, मतलब वो नज़र नहीं आता। अब हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करने की, मतलब अपने जो प्रोजेक्ट है उसके जो सारे एसेट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने का क्या तरीका है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को अपने रीनेम करते हैं। लेट्स सपोज़ हमने ये क्यूब लिया है, अब मैं इसका नेम रखना चाह रही हूँ कुछ और। हम अगर इस पर यहाँ लेयर्स में जाके डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसका नाम रख दूँ बॉक्स, सिंपली बॉक्स लिखा और एंटर कर दिया। यहाँ पे इस तरह एक तरीका ये है रीनेम करने का। लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आपके पास ये एक पैनल खुल जाएगा जिस पे ऑब्जेक्ट नेम आ रहा है और यहाँ पे आपके पास नेम चेंज करने की ऑप्शन है। हम इसको दोबारा से क्यूब का नेम दे देते हैं। तो हम इस तरह से दो तरीके हैं हमारे पास नेम चेंज करने के। एक हमारे पास शॉर्टकट की है F2, मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक शॉर्टकट की है हमारे पास F2 और दूसरा हम यहाँ लेयर पैनल में जाके डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक करने का क्या हमारे पास है, अभी तो व्यू पोर्ट में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास यहाँ से देखना आसान है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, यहाँ से हम स्क्रॉल करके उसको ढूंढने बैठें तो उसका भी एक तरीका ये है कि आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और जब अपना कर्सर आप इस लेयर्स वाले पैनल में लेके जाएंगे तो आप अपने नम पैड से डॉट प्रेस करेंगे और वो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। अभी तो वो उसने पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है तो शो नहीं हो रहा। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो इसको एक ढूंढने की ये ट्रिक आप समझ लें कि अपना कर्सर यहाँ लेके जाएं और अपने कीबोर्ड से डॉट प्रेस करें तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो सामने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं एक साइड बार है, इसको हम एन पैनल भी कहते हैं। ये आप अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करके भी इसको ला सकते हैं। अब आप देखें मैंने एन प्रेस किया तो ये यहाँ पे ये पैनल क्लोज़ हो गया। अब मैं दोबारा एन प्रेस करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको इस तरह से भी कर सकते हैं बंद और इस एरो पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर सिंपली यू कैन प्रेस एन फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब यहाँ पे होता क्या, अब आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है क्यूब अपना। क्यूब के जितनी भी आप कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन, रोटेशन, स्केल, डायमेंशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस पैनल में हमें शो होती हैं। अभी आप देख सकते हैं ये इसकी हमने पोजीशन भी चेंज नहीं की, ना हमने इसका साइज़ चेंज किया, ना इसको रोटेट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल अपनी जगह पे है, जैसा उसमें था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरह आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगी, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अभी सिर्फ समझने की ये चीज़ है कि इस पैनल को ओपन करके यहाँ पे आप एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से एन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे मैनुअली अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ एंटर करना हो, जैसे अब अगर क्यूब मुझे 8 यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वो बेशक स्केलिंग हो, रोटेशन हो, डायमेंशंस वगैरह हो, वो सब आप अपना मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट करना। मैंने इस पर डायमेंशंस अप्लाई कर दिए हैं, मैंने इसकी स्केलिंग अप्लाई कर दिया, रोटेशन, लोकेशन सब कुछ अप्लाई किया है। प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ट्रांसफॉर्म्स को रीसेट करना क्या होता है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म्स की भी ऑप्शन है हमारे पास, लोकेशन की है, रोटेशन की है, स्केल की है और रोटेशन एंड स्केल की है। आप देख सकते हैं ये सारी ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करने का क्या मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ रीसेट हो जाएं, मतलब शेप हमारे पास देखने में वही रहेगी लेकिन जो ये सारी वैल्यूज़ हैं वो अपनी ओरिजिनल जैसी थी वैसी सेट हो जाएंगी। तो इसका पर्पस क्या है, वो जब हम आगे फर्दर चलेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे तो वो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसको हम अब यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट करना ऑब्जेक्ट्स को। अब अगर
ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, हम इस पैनल को भी क्लोज़ कर देते हैं। हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, हम इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है, इसको शॉर्टकट कहेंगे हम, वो है शिफ्ट डी। अपने कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे शिफ्ट डी, या आप कहीं लिख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे अपीयर भी हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब शिफ्ट डी से हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट और डी से, तो ये हमारे पास इसकी एक कॉपी आ गई है। इसको हम पकड़ के यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह अगर आपने उसकी शिफ्ट डी प्रेस करके उसकी कॉपी को, किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी को किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव करना हो, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इस ऑब्जेक्ट को, बल्कि हम इस ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने शिफ्ट डी प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं ये जो सिलेक्शन है वो वाइट हो गया, मतलब इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, तो हम क्या करेंगे, अपने माउस से राइट क्लिक कर देंगे। अब मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे है उसकी कॉपी, मतलब है इस टाइम दो ऑब्जेक्ट्स ही, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करूँ इसको ग्रैब करने के लिए, और इसको मैं मूव करूँ वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक्सिस के अलोंग मूव हो सकता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए आप ये कर सकते हैं। इसी तरह डुप्लीकेट करने का हमारे पास एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, मैं ना ये लाइट को डिलीट कर देती हूँ फ़िलहाल, हम सिर्फ इन क्यूब्स पे रहते हैं। खैर अब ये क्यूब्स तो नहीं रहे, लेकिन ओरिजिनली ये क्यूब्स थे। तो दूसरा तरीका हमारे पास डुप्लीकेट करने का क्या है, वो ये है कि हम शिफ्ट डी की बजाय आल्ट डी प्रेस करें। अब शिफ्ट डी और आल्ट डी में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम करके देखते हैं। हमारे पास ये था ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये इसकी दो कॉपीज़ हैं। अब अगर इसको मैं पकड़ के इसकी स्केलिंग करूँ वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब इसको वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ और इसको पकड़ के पीछे ले आऊँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं आ जाऊँ इस ऑब्जेक्ट पे। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इस ऑब्जेक्ट पे किया है उसका इस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है। दूसरे तरीके के लिए मैंने सारे ऑब्जेक्ट साइड पे कर दिए और यहाँ से हम शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब ऐड करते हैं। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं ऑल्ट डी प्रेस करके। अब आप देख सकते हैं इसकी एक कॉपी हमारे पास ये आ गई है। अब इसमें फ़र्क क्या है, हम एडिट मोड में जाएंगे, इसका कोई भी फेस सेलेक्ट करके हम उसको उसमें कोई चेंज लेके आते हैं, जैसे हम इसका साइज़ चेंज कर दें। अब आप देख सकते हैं कि जो मैं इसके साथ कर रही हूँ वही इसकी ओरिजिनल वाली शेप में, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में वो चेंजेस आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जब भी आप शिफ्ट डी से कुछ कॉपी करते हैं तो उसकी ओरिजिनल जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आप आल्ट डी प्रेस करके किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करें तो जो जो चेंजेस आप उस कॉपी के अंदर लेके आएंगे वही चेंजेस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी होंगे। मतलब मैंने इसकी कॉपी ली शिफ्ट डी प्रेस करके, और अगर मैं इसमें, आप देख सकते हैं मैं इसमें कोई चेंज लाऊं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी कॉपी आल्ट डी करके लूँ, ये आ गई, और इसमें मैं कोई चेंजेस अब लेके आऊँगी तो वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पहले वाले दो हैं उनमें भी वो चेंज आ रहा है। तो डुप्लीकेट करने के आपके पास दो तरीके हैं, शिफ्ट डी, आल्ट डी, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को जो जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया उन सबको एक तरह से ही मॉडिफाई करना चाहते हैं, उनमें आप चाहते हैं कि सेम चेंजेस एक टाइम में आएँ, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आल्ट डी। लेकिन अगर आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले से डिफरेंट रखना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, तो आप सिंपली शिफ्ट डी प्रेस करें तो उससे जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो कॉपी है उसमें आप अपनी मर्ज़ी की थोड़ी बहुत ट्विकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दिस वाज इट। आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें डिस्कस हुई वो यहाँ स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगी, उसके शॉर्टकट्स आपको स्क्रीन पे शो होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट।
अब हम कप का मॉडल डिज़ाइन करने के लिए एक रेफरेंस इमेज ऐड करेंगे। कोई भी रेफरेंस इमेज आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। यहाँ से ऐड पे जाएंगे, आप शिफ्ट ए भी प्रेस कर सकते हैं। इमेज पे जाके रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। ये है हमारा रेफरेंस इमेज, इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड एम्प्टी इमेज कर देंगे। अब ये इमेज हमारी 3D व्यू पोर्ट में इंपोर्ट हो गया है, लेकिन अगर हम इसे रोटेट करके देखें तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी टिल्टेड है। तो इसकी रीज़न क्या है और इसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक शेयर करती हूँ। इसको पकड़ के हम डिलीट कर देते हैं। अब हम अपनी 3D व्यू पोर्ट पे आएंगे। हम अपने नम पैड से 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने से क्या होगा, फ्रंट व्यू हमारे पास आ जाएगा 3D व्यू पोर्ट का। अब जब हम ऐड करेंगे अपना इमेज, ये है हमारा इमेज, इसको जब हम ऐड करेंगे और आप इसे रोटेट करके देखें, बिल्कुल स्ट्रेट इमेज है। तो जब भी आपने कोई रेफरेंस इमेज ऐड करना हो, फर्स्ट आप नम पैड से 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाएं और फिर अपना रेफरेंस इमेज ऐड करें, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐड होगा। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा किसी एक एंगल पे। तो ये थी छोटी सी ट्रिक। ओके, मूविंग ऑन। ये है हमारा एक कप, इसको हम डिज़ाइन करेंगे। अब आपको इसकी शेप से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें हमें किस तरह का ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर हम क्यूब लेंगे तो आप देख सकते हैं कप जो होता है वो राउंडेड होता है, तो मेरा नहीं ख्याल क्यूब से होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास एक प्लेन की ऑप्शन है, क्यूब की ऑप्शन है, सर्कल है। इनमें से कोई भी नहीं होगा कप डिज़ाइन करने के लिए। कप की थोड़ी शेप जो होती है वो थोड़ी राउंडेड और थोड़ी लेंथ वाइज ज़्यादा होती है। तो यूवी स्फीयर भी नहीं हो सकता, आइकोस्फीयर भी नहीं हो सकता, सिलेंडर। यस, सिलेंडर हम यूज़ करेंगे। ये हमारी व्यू पोर्ट में सिलेंडर आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके सेंटर में है। अब इसको जब हमने मॉडल करना है तो हमें ना इस ऑब्जेक्ट के आर पार नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हमारे पास एक मोड होता है जिसे एक्सरे मोड कहते हैं। हम इस साइड पे अपना कर्सर लेके जाएं तो ये देखें आपके पास शो हो रहा होगा टॉगल एक्सरे। इसका एक्सरे मोड ऑन कर दिया। आप इस पर होवर करेंगे माउस तो आपको नज़र आ रहा होगा। इसका शॉर्टकट है Alt Z। अपने कीबोर्ड से आप Alt Z प्रेस करेंगे तो ये एक्सरे ऑन ऑफ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था G प्रेस करके आप इसे मूव कर सकते हैं, किसी एक एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं आपको एक और टिप दे देती हूँ आज। आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड स्पेस को प्रेस करना है। इसके बाद आपके पास ये पैनल खुल जाएगा। ठीक है, इसमें से आप अभी सबको इग्नोर कर दें। आपने सीधा जाना है मूव पे। ठीक है, मूव पे जाएंगे तो ये इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट पे ये तीनों एक्सिस आपको शो होंगे। इसका आपको फ़ायदा क्या है कि जब आप किसी भी एक एक्सिस पे इसको पकड़ के इसको मूव करेंगे तो ये उसी एक्सिस के अलोंग मूव होगा। आपको अलग से G प्रेस करके और फिर वो एक्सिस प्रेस करके मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको एरोस पकड़ के इस तरह से मूव करना है। और ये सब कुछ मैं माउस की लेफ़्ट क्लिक से कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं अंडू करके इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आती हूँ। अब ये है हमारा सिलेंडर, इसको हमने कप के बिल्कुल साथ साथ हमने मॉडल करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आती हूँ। अब इसकी मॉडलिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट मोड में। यहाँ पे आपको शो हो रहा है ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड। इसका शॉर्टकट है हमारे पास टैब की। अपने कीबोर्ड से आप टैब प्रेस करें तो हम ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पे टैब प्रेस करके एडिट मोड में। इधर से हमारे पास 3 सिलेक्शन मोड्स हैं, वर्टेक्स सेलेक्ट है, एज सेलेक्ट है और फेस सेलेक्ट है। हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, एज सेलेक्ट मोड में जाएंगे। यहाँ से हम बॉटम वाले एजेस को सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं मूव कर दूँगी G प्रेस करके Z डायरेक्शन में। कप की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको मैं सेट कर दूँगी। बॉटम एज सेलेक्टर के लेंथ हमने इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे और इसको स्केल डाउन करेंगे। आप देख रहे हैं एजेस को मैं स्केल डाउन कर रही हूँ, बॉटम वाले एजेस को। ठीक है, हम एजेस को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस करेंगे। ये बेवल का शॉर्टकट है हमारे पास। ठीक है, ये एजेस को, जो शार्प एजेस होते हैं उन्हें राउंड करने के लिए होता है। अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने माउस को मूव कर रही हूँ, कुछ भी प्रेस किए बगैर सिर्फ मैं अपने माउस को मूव कर रही हूँ। तो अब मैंने देखना है मुझे कहाँ तक ये राउंडेड चाहिए। अब मुझे यहाँ तक ये राउंडेड चाहिए और अब मैं अपना माउस व्हील स्क्रॉल करूँगी। स्क्रॉल करने से क्या होगा, जो एजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे।
वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया और मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगी। जो टॉप वाले एजेस हैं इसको भी सेम इसी तरह कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर देंगे। आई विल सजेस्ट कि आप इसे फ्रंट व्यू में करें ताकि आपको पता हो कि कितना बेवल करना है। थोड़ा सा हम बेवल करेंगे, थोड़ा राउंडेड शेप में। ये भी लेंथ मैच नहीं कर रही, इट्स ओके, इसको हम देखते हैं अभी। वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और एक्सरे मोड को हम डिसेबल कर देते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक शेप कप की रेडी है। अब बात इसमें क्या आ जाती है कि हम जो टॉप है वो हमें एम्प्टी चाहिए। हम जाएंगे वापस अपने एडिट मोड में, हम फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे और अपना टॉप वाला फेस सेलेक्ट करके इसको हम एक्सप्रेस करके भी कर सकते हैं। फेस डिलीट फेस कर देंगे, ये हमारे पास फेस डिलीट हो गया। फेसेस थोड़े से एक्स्ट्रा थे तो हम इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, डिलीट फेसेस। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आप अपनी राइट साइड पे एक पैनल देख रहे हैं, इसमें जो स्क्रू ड्राइवर टाइप है ना, इस पर आप माउस लेके जाएंगे, इस पर लिखा हुआ है मॉडिफायर्स। आप अपने मॉडिफायर्स में जाएंगे, इसमें सिर्फ अभी एक मॉडिफायर यूज़ हो रहा है, इसकी एक प्रॉपर वीडियो मैं मॉडिफायर्स के आपके साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे आप सर्च करेंगे सॉलिडिफाई, ये हमने ऐड कर लिया सॉलिडिफाई। सबसे पहले तो आपने इसकी इवन थिकनेस को चेक कर देंगे, हम इसकी थिकनेस सेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से थिकनेस इंक्रीज़ कर रही हूँ तो कप की थिकनेस भी इंक्रीज़ हो रही है। अब आप इसकी थिकनेस मेरा ख्याल है इतनी काफ़ी है। अब एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप जब इसको देख रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री में हमारे पास इतनी स्मूथ ज्योमेट्री नहीं है। यहाँ से ये एजेस हमें थोड़े से मुझे तो अनॉय कर रहे हैं, तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और मॉडिफायर ऐड करेंगे, दैट इज़ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जैसे मैंने ऐड किया आप देखेंगे ये बिल्कुल राउंड हो गया। इसको मैं ऑफ़ करके दिखाती हूँ डिफरेंस। ये मॉडिफायर ऐड करने से पहले था, हमने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया तो ये थोड़ा सा ऐसे स्मूथ हो गया। आप इसको चाहें तो इसके लेवल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया हमारे कप का। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम जो जितने भी हमने मॉडिफायर्स अप्लाई किए हैं उनको अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें तो आपको अप्लाई की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ से आप मॉडिफायर्स को अप्लाई कर देंगे। इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। ऑल्सो यू कैन प्रेस कंट्रोल ए और ऑल ट्रांसफॉर्म्स पे क्लिक कर देंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं। फ़ाइल को सेव करना आपने नहीं भूलना क्योंकि ब्लेंडर में क्रैशेस बहुत कॉमन है। आप काम कर रहे होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी मॉडिफायर्स यूज़ हो जाते हैं या हैवी ज्योमेट्री होती है या फिर सीन आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जिस वजह से ब्लेंडर क्रैश कर जाता है। तो आपने क्या करना है, फ़ाइल को सेव करते रहना है। सेव करने का वही सिंपल तरीका है, फ़ाइल में जाके आप सेव करेंगे, सेव एज़ कर लें, अप टू यू। आप अपनी यहाँ से सिलेक्ट करें कहाँ पे आपने सेव करना है एंड जस्ट नेम इट। नेम भी आपने प्रोजेक्ट का इस तरह से देना है कि वो आपको बाद में याद रहे। अब हम इसे कप मॉडल नेम असाइन करके सेव कर लेते हैं। अभी हमारे पास फ़ाइल सेव हो गया। आप कुछ स्टेप्स करेंगे, उसके बाद कंट्रोल एस कर लें और ये आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। ठीक है, सेव करना आपने नहीं भूलना। कप का बेसिक सा हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार है। अब इसके हैंडल की बारी है। इसके लिए हम एक सिंपल क्यूब ऐड करेंगे और इसका साइज़ कम करके यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ हमारा जो बेसिक टूल यूज़ हो रही है, बेसिक एक टेक्निक यूज़ हो रही है वो एक्सट्रूजन है। तो मैं यहाँ से टाइम लैप्स पे लगा दूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक स्टेप इसका मतलब एक्सट्रूड करते हुए दिखाने लगी। बेसिक जो चीज़ है वो इसमें सिर्फ एक्सट्रूजन ही है। इस तरह से रोटेट करके इसके अलोंग हम सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम एडिट मोड में जाके जो इसका बॉटम वाला फेस है वो हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। यहाँ से हम लोकल एक्सिस ऑन कर लेंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। एज सिलेक्शन में इस एज को पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है जो आपने मॉडल लिया वो आप बिल्कुल सेम टू सेम एडिट करें, थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए चीज़ों में तो इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आ गया हैंडल का। अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, एक मॉडिफायर ऐड करेंगे, सब डिवीजन मॉडिफायर। जितने भी शार्प एजेस हैं वो उनको डिज़ोल्व कर देगा। इसका आप जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ्रंट व्यू में जाके आप देखेंगे जब ये राउंड हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा आपको मैनुअली दोबारा से सेट करना पड़ेगा कप के अकॉर्डिंग, और मेक श्योर करना है कि ये कप के अंदर से आपको नज़र ना आए। तो आई थिंक इट्स गुड टू गो। ऑल्सो ये जो आपको एजेस नज़र आ रहे हैं, राइट क्लिक करके हम सिंपल करेंगे शेड स्मूथ, तो ये स्मूथ हो जाएगा। आई थिंक काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये हमारा एक बेसिक सा कप का मॉडल रेडी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू टेक्सचरिंग। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वायर फ्रेम मोड है, हमारा सॉलिड मोड है, और ये थर्ड पे जो है हमारा मटेरियल प्रीव्यू है। मटेरियल्स ऐड करने के लिए हम मटेरियल प्रीव्यू में जाएंगे, कप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ राइट साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी मटेरियल्स की, आपको नज़र आ रहा होगा ये रेड वाला आइकन है, ये मटेरियल्स के लिए। आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल जस्ट प्रेस द न्यू बटन, क्लिक कर देंगे। हमारा मटेरियल ऐड हो गया। अब हमने बेस कलर में जाना, और यहाँ से आप चाहें तो आई ड्रॉपर से भी ले सकते हैं या फिर मैनुअली अपना जो मटेरियल है उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए हम ये आई ड्रॉपर टूल लेंगे और इस कप से हम कलर पिक कर लेंगे। थोड़ा सा कलर डार्क लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा लाइटर शेड में ले जाएं इस तरह से। अच्छा, एक और चीज़, अब जो इसका हैंडल है इस पे आप स्क्रैच से मटेरियल ऐड करने के बजाय एक इसकी छोटी सी टिप है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस हैंडल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप अपना कप की बॉडी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल L। आपके पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको थर्ड पे नज़र आ रहा है लिंक मटेरियल, इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स आपका मटेरियल अप्लाई हो गया। तो स्क्रैच से बिल्कुल एक नया मटेरियल ऐड करें और फिर कलर सेट करें, उससे बेहतर ये है कि आपको जब सेम मटेरियल चाहिए हो तो आप पहले जिस ऑब्जेक्ट पे आपने वो मटेरियल कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करें एंड देन प्रेस शिफ्ट एंड देन प्रेस दी अदर ऑब्जेक्ट, कंट्रोल L से लिंक मटेरियल हो जाएगा। अगर आप रेफरेंस इमेज में देखें तो जो हमारे कप की सरफेस है थोड़ी सी ग्लॉसी है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे कप का मॉडल है ये है बिल्कुल मैट। तो इसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे ट्विकिंग कर सकते हैं, इसकी मेटालिक की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ी रफनेस कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें शाइन आना शुरू हो गई है, मतलब कि कप की जो सरफेस है वो शाइनी लग रही है, थोड़ी सी ग्लॉसी। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसकी थोड़ी सी रफनेस इंक्रीज़ कर दूँगी। बाकी जो ये नीचे ऑप्शंस हैं इसमें इनका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक यहाँ से एक कप को आप टेक्सचर दे सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी कप की टेक्सचरिंग। अब इस तरह से हम बस कप को नहीं देख सकते, इसके लिए हमें थोड़ा सा जिस सरफेस पे ये पड़ा हुआ हो, प्लेस हुआ हुआ हो, हम थोड़ी सी वो डिज़ाइन कर लेते हैं। एक नाइस लाइट सा बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो रेफरेंस इमेज है इसको मैं हाइड कर देती हूँ यहाँ से। वी जस्ट गोना ऐड अ प्लेन। आप यहाँ ऐड के बटन से भी कर सकते हैं या फिर शिफ्ट A से कर सकते हैं। मैश में जाके प्लेन पे क्लिक कर दें, प्लेन हमारे पास आ गया। नमपैड से 1 प्रेस करके हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और इसको इस तरह से हम सेट कर लेंगे बिल्कुल कप के नीचे।
एक और काम जो हम करेंगे, इसकी थोड़ी सी स्केलिंग कर देंगे। मैंने एस प्रेस करके माउस को ड्रैग कर रही हूँ, ये हो गया। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका जो सरफेस है जिस पे ये कप प्लेस किया हुआ है, लेकिन अब हमें इसका एक बैकग्राउंड भी चाहिए। बैकग्राउंड के लिए वी गोना स्विच टू एडिट मोड। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप टैब की प्रेस कर सकते हैं। एज सिलेक्शन मोड में हम ये वाला एज सेलेक्ट करेंगे जो इसकी बैक साइड पे है, और इसको हम ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर देंगे। अब ये एक्सट्रूड हर डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने स्पेसिफिकली इसे जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सट्रूड करना है। हम कीबोर्ड से जेड प्रेस कर देंगे और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सट्रूड हो गया। अब सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जो ये एक एज बना हुआ है, एक कॉर्नर बना हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा राउंड करना चाह रही हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एज को सिलेक्ट करके इसको हम बेवल करेंगे। कंट्रोल बी अपने कीबोर्ड से और माउस को ड्रैग करेंगे। अपने स्क्रॉल व्हील से हम सेगमेंट्स ऐड करेंगे। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा स्मूथ होगा, और लेफ़्ट क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। अब अगर आप वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको अगर आप जूम करके देखें ना, इसमें आपको ये लाइंस जो एजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसको फिक्स करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ पे क्लिक कर देंगे। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अच्छा, अब मैं इस बैकग्राउंड पे भी थोड़ा सा कलर ऐड करना चाह रही हूँ। बिल्कुल वाइट प्लेन अच्छा नहीं लग रहा। इसके लिए हम न्यू मटेरियल ऐड करेंगे इसमें, और कलर को कोई भी अपनी मर्ज़ी का हम कुछ रख सकते हैं। इसको बिल्कुल थोड़ा सा पेस्टल में, अगर लाइट पिंक भी हो जाए। आई थिंक ये लाइट सा पिंक ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काम करते हुए अगर तो आपको ये जो इसका ग्रिड है और एक्सिस की जो ये आपको लाइंस दी हुई हैं, ये अगर आपको अनॉय कर रही हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यहाँ से आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो शो ओवरलेज आपको लिखा हुआ आएगा नज़र। इसको डिसेबल कर दें तो ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने अपने जो 3D व्यू पोर्ट है इसमें लाइट्स और कैमरा ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट और शेडो है। कप का शेडो इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बन रहा है। ये क्यों है? क्योंकि ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उसमें लाइट्स भी होती हैं और इन्वायरमेंट भी क्रिएट हुआ होता है। आप देख लें यहाँ पे कप पे इवन के वो रिफ़्लेक्ट भी हो रहा है। कुछ ट्रीज़ और इस तरह का एक नेचुरल सा इन्वायरमेंट होता है। आपको रेंडर व्यू में कुछ नज़र नहीं आएगा, इसके लिए आपको लाइट्स और कैमरा ऐड करना पड़ेगा। ये हो गई हमारी टेक्सचरिंग। अब इसमें जो मेन चीज़ रह गई है वो हमारी एक रेंडरिंग करना है, और रेंडरिंग से पहले हमने क्या करना है, हमने लाइट्स ऐड करनी है, हमने कैमरा ऐड करना है, और चाहे तो आप इस कप को एनिमेट कर लें या फिर एक सिंपल इसका एक रेंडर निकाल लें। तो ये हो गई हमारी टेक्सचरिंग फाइनल। लाइट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से या तो ऐड का बटन या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस करके लाइट्स ऐड करेंगे। अब लाइट्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट लाइट है, सन लाइट है, स्पॉट लाइट है और एरिया लाइट है। 4 लाइट्स हैं, इसमें से कोई भी आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। आई विल गो विद द एरिया लाइट। इसको मूव करके आप साइड पे ले आएँ। अच्छा, लाइट सेटअप के साथ साथ मैं आपको आज 2 टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत काम आने वाली है लाइटिंग में। एक लाइट हमने ले लिया है, अब हम शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करके इसको एक्स एक्सिस में यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इसी की एक और डुप्लीकेट कर लेंगे शिफ्ट डी प्रेस करके। ये तीनों लाइट्स रेडी हैं। अब जो टिप नंबर 1 है वो क्या है कि आप एक एक लाइट को पकड़ के इस तरह से रोटेट करके इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ करें। ये बहुत टाइम टेकिंग है और आपको बार बार हर डायरेक्शन से, हर एंगल से सेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इसके लिए टिप क्या है हमारे पास, पहले इसको अंडू कर लेते हैं। अब टिप हमारे पास क्या है कि आपने अपनी जितनी भी आपके व्यू पोर्ट में लाइट्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके बाकी की लाइट सेलेक्ट की। अब आपने क्या करना है, अपने
जो आपका मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, उस पर फोकस कर लेना है, मतलब उसे अपनी व्यू पोर्ट में इस तरह से जूम कर लें। देन यू विल प्रेस Shift+T फ्रॉम योर कीबोर्ड। आप देख सकते हैं, अपना माउस थोड़ा सा मूव करके देखें, हर लाइट की डायरेक्शन हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ है। अभी डिफरेंस इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ी सी इंटेंसिटी का मसला है। यहाँ पे आप लाइट की सेटिंग में जाके इसकी पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइट्स की पावर इंक्रीज़ की, यहाँ इंटेंसिटी में आप पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। हम इसे 300 कर देते हैं इसको, और फ्रंट वाली लाइट की भी हम वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये हमारी 3 लाइट्स ऐड हो गई हैं और हमें पता चल गया कि हमें मैनुअली इसको सेट करने की बजाय किस तरह से हम इसे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। अब जो टिप नंबर 2 है उसको समझने के लिए आप पहले ये देखें, इस लाइट को जब हमने Z एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर मूव किया है तो ये पूरी लाइट ऊपर मूव हो गया है। हम क्या चाहते हैं कि इसका जो फोकस है वो अपने ऑब्जेक्ट पे लॉक्ड हो जाए। लॉक कैसे होगा? उसके लिए हम अपनी लाइट ऊपर मूव करेंगे, बिल्कुल कप के सामने ले आएंगे। अब इसका फोकस लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी लाइट को आपने सेलेक्ट करना है। साइड व्यू में जाते हैं ताकि आपको बेहतर नज़र आए। अब हम अपनी लाइट को सिलेक्ट करेंगे। राइट साइड पे आपको कंस्ट्रेंट्स का एक आइकन नज़र आएगा। ये देखें, मैंने अपना कर्सर यहाँ पे लेके गई हूँ। कंस्ट्रेंट्स का हमारे पास एक आइकन है, इसमें जाएंगे, ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रैक 2 पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया। इसमें आपको टारगेट जो है उसमें आपने ऑफ कोर्स हमने अपना ऑब्जेक्ट जो हमारा कप है वो रखना है। हम इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे और हम देखते हैं ये यहाँ पे आके ये सिलेंडर लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सिलेंडर से ही हमने कप बनाना स्टार्ट किया था, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ है कि इसका जो फोकस है वो लॉक हो गया है टारगेट ऑब्जेक्ट पे। टारगेट ऑब्जेक्ट हमारा है कप। अब मैं चाहे इसे ऊपर नीचे मूव करूं तो इसका जो फोकस है वो लॉक हो गया, मतलब कि लाइट मूव तो हो रही है लेकिन इसका जो फोकस है वो कप पे ही है। आप बेशक टॉप व्यू में चले जाएं, टॉप व्यू में जाके इसको अगर हम एक्स एक्सिस पे भी मूव करें तो आप देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट तो हो रही है लेकिन जो फोकस है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ये थी 2 टिप्स। हम एक और लाइट ऐड कर लेते हैं, इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। साइड व्यू से जाके देखते हैं, ये काफ़ी ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे और जो इसका बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा आगे ले आएंगे। थोड़ी सी लाइटिंग की जो डायरेक्शन है वो सेट करने वाली है। ये जो फ्रंट वाली लाइट है इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। आपने 3 लाइटिंग सेटअप का सुना होगा, हमारे पास 3 लाइट्स होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए टॉप व्यू में जाके आप सारी लाइट्स की डायरेक्शन सही करेंगे, सेट करेंगे। जो हमारे पास रेड लाइट है इसकी पावर थोड़ी सी कम करेंगे। साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करके। अच्छा, हमारे पास एक लाइटिंग सेटअप होता है जिसे हम 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप कहते हैं। अब वो 3 पॉइंट्स किस तरह से होते हैं? सबसे पहले एक हमारे पास लाइट होती है जिसे हम की लाइट कहते हैं। इसका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है लेकिन मोस्ट ब्राइट लाइट होती है ये। मोस्ट ब्राइट लाइट, इसको हम 700 इंटेंसिटीज़ की करके देखते हैं। मोस्ट ब्राइट लाइट और साइज़ इसका थोड़ा छोटा होता है। चाहे तो आप इसका साइज़ छोटा कर दें लेकिन जितना है वो ठीक है। 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में 3 लाइट्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास की लाइट, एक है फिल लाइट और एक है रिम या फिर बैक लाइट। हमने की लाइट को डिस्कस कर लिया, मोस्ट ब्राइट एंड स्मॉलर इन साइज़। अब जो हमारे पास फिल लाइट है वो स्लाइटली लेस ब्राइट होती है। स्लाइटली लेस, हम इसे 500 करके देख लेते हैं या फिर 4 भी कर लेते हैं, 400। और इसका थोड़ा सा साइज़ हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये फिल लाइट है। कुछ इस तरह से हम करेंगे इसे। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है रिम या फिर बैक लाइट। रिम और बैक लाइट का क्या होता है? लीस्ट ब्राइट लाइट होती है
लीस्ट ब्राइट में आप इसे आई वुड से 200 और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। 3 लाइटिंग सेटअप का पर्पस क्या है कि हमारे पास जो की लाइट है ना वो मोस्ट ब्राइट है और वो आपके ऑब्जेक्ट को एक मतलब के लाइट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो फिल लाइट है वो उस लाइट को बैलेंस कर रही है, शेडोज़ को बैलेंस कर रही है। और इसी तरह जो रिम लाइट है अगर हम उसे हाइड करें यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं ये उनको हल्का सा ब्राइट कर रही है। आप चाहें तो इसको थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर दें अगर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है। लाइटिंग की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, आपने ख़ुद से इसको कम करके देखें, ज़्यादा करके देखें कि क्या चीज़ बेहतर लग रही है, उस हिसाब से सेट करना होता है। देयर इज़ नो फिक्स वैल्यू फॉर लाइट। ऑल्सो जो हमारा प्लेन है इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम ताकि एक अच्छा फ्रेम हमारे पास आ जाए। जितने भी ओवरलेज हैं यहाँ से हम इसको डिसेबल कर देंगे ताकि देखने में हमें आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने एक कैमरा ऐड करना है अपने व्यू पोर्ट में। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से कैमरा ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास कैमरा आ गया। अब जो चीज़ मैंने बहुत स्टार्ट में आपको इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताई होगी कि ये जो कैमरे का आइकन है ना ये कैमरा व्यू के लिए है, ठीक है। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से लॉक करके इस तरह से आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो उसका व्यू सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। एक तो हमारे पास ये बटन है और दूसरा अपने नम पैड से 0 प्रेस करके भी हम कैमरा व्यू में जा सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आउटपुट की सेटिंग्स। सबसे पहले रेजोल्यूशन आ जाती है हमारे पास, हमें ये किस साइज़ में चाहिए। तो हमारे पास जो इस वक्त साइज़ है वो है 1920x1080। इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम 180 करें 1:1, थोड़ा सा छोटा करेंगे साइज़ और इस तरह से हमें रेंडर में कैसा शो होगा वो हम सेट करेंगे। अच्छा एक और चीज़, अभी भी हमारी लाइटिंग फ़ाइनल नहीं हुई क्योंकि मुझे जो ये शेडोज़ हैं ये इतने अच्छे नहीं लग रहे, ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं। इसको फिक्स करने के लिए और जो आप देख रहे हैं ये पीछे एक लाइन से आपको नज़र आ रही होगी जो रिम लाइट की वजह से हो रही है, इस हार्श लाइन को हम फिक्स कर लेंगे। हमारी लाइट्स ऐड हो गई, कैमरा ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रेंडर की कुछ सेटिंग्स। इससे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। रेजोल्यूशन हमने सेट कर लिया है। अभी हमने कोई भी कैमरा मूवमेंट नहीं की, हमने सिर्फ एक सिंपल इमेज की बात कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही इमेज चाहिए। नीचे आ जाएं तो यहाँ आउटपुट में आपने यहाँ से इस पर क्लिक करके अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आपको इसका रेंडर सेव करना है वो आपको खुद यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आउटपुट में। यहाँ से अपना हम PNG रहने देंगे फ़िलहाल, लेकिन जब हम एनिमेशन रेंडर करेंगे तो उसकी सेटिंग्स उस हिसाब से होंगी। अगर हम रेंडर में चले जाएँ तो यहाँ पे आपको EV नज़र आ रहा होगा। अब EV और साइकिल में डिफरेंस क्या है? हमारे पास 2 रेंडर इंजन्स होते हैं। EV क्या होता है, थोड़ा कार्टूनिश साइड पे चीज़ शो होती है, मतलब इतना रियलिस्टिक इन्वायरमेंट नहीं लगता। अगर साइकिल्स की बात की जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। यहाँ से हम साइकिल्स में जाएंगे। अब डिवाइस में हमारे पास CPU लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से हम GPU कंप्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सैंपल हमारे पास आ रहा है, तो ये बेसिकली रेंडर हो रहा है। व्यू पोर्ट में हमारे पास है 1024 सैंपल्स, इसको चाहे तो आप 250 कर दें। रेंडर में हमारे पास 4096 और ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी अगर आप बेशक 250 कर दें तो इट्स फाइन। डीनॉइज़ हमारा ऑन है, मतलब कि अगर हम व्यू पोर्ट में भी डीनॉइज़ ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं वो जो आपको एक नॉइज़ सा नज़र आता है ना इमेजेस में, वो ठीक हो गया, फिक्स हो गया। अगर डीनॉइज़ ऑफ कर दें तो फ़ौरन यहाँ पे नॉइज़ शो हो रहा है, लेकिन रेंडर का डीनॉइज़ ऑन है तो आपके रेंडर में नॉइज़ शो नहीं होगा। फाइनल स्टेप है हमारा रेंडर। यहाँ टॉप पे आपको रेंडर का बटन मिलेगा, रेंडर इमेज या एनिमेशन। अभी हमने एनिमेट तो कुछ नहीं किया, तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और ये आपका रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसकी रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये सैंपल 250 कंप्लीट हो जाएंगे तो सिंपल यहाँ इमेज पे जाके आप सेव कर लेंगे कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करके। ओके, तो रेंडर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ इमेज पे जाके आप इसे सिंपल सेव कर लेंगे किसी भी फ़ोल्डर में। नेम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, कप रेंडर, और यहाँ से सिंपल आप सेव एज इमेज कर देंगे।
मॉडिफायर्स डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ये लाइट और कैमरा डिलीट कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट गोना नीड इट एनीवे। अब राइट साइड पे आपको ये ब्लू आइकन नज़र आएगा, दिस इज़ फॉर मॉडिफायर्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मॉडिफायर सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज भी दी हुई हैं, आप यहाँ से भी अपना मॉडिफायर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे पास जनरेट में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है। तो सब डिवीजन मॉडिफायर्स हम क्लिक कर देंगे। अगर हम इसका लेवल 0 कर दें, अब आप देख रहे हैं एडिट मोड में जाते हैं, अगर हम इसका लेवल 0 कर दें तो ये क्यूब ही है, लेकिन अगर मैं इसका लेवल इंक्रीज़ करूं तो आप देख रहे हैं इसमें ज्योमेट्री ऐड हो गया, इसमें फेसेस ऐड हो गया। तो जो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है उसका यही काम है कि आपकी ज्योमेट्री जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस ज्योमेट्री में मज़ीद फेसेस ऐड करके, उसमें डिटेल्स ऐड करके उसको स्मूदन आउट कर दें, या फिर आप कह लें कि उसमें डिटेल रियलिस्टिक ऐड कर दें। आपको मैनुअली ज्योमेट्री ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से आपकी ज्योमेट्री में फेसेस ऐड करिए। अब मैं जब इसके लेवल्स इंक्रीज़ कर रही हूँ तो आप देखें कि एक बिल्कुल राउंड शेप में आ रहा है, ये फेसेस ऐड होते जा रहे हैं और ये प्रॉपर राउंड शेप में आता जा रहा है। ओरिजिनली इट वाज क्यूब, लेकिन इसमें फेसेस ऐड होते गए और अब हम इसका लेवल इंक्रीज़ अगर करें तो आप देखें बिल्कुल छोटे छोटे इसमें फेसेस हैं जो कि अब नज़र भी नहीं आ रहे। तो अगर आप इसको लेवल थोड़े कम करें 4 पे, ये देखें आपको फेसेस नज़र आ रहे होंगे। तो ये फेसेस ऐड होके इसमें ज्योमेट्री ऐड करके थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए, स्मूथ करने के लिए चीज़ों को, आप सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मॉडिफायर की बात करें हम बेवल मॉडिफायर, इसके लिए ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। मैं एक क्यूब ले लेती हूँ, इसको साइड पे ले आते हैं हम। अच्छा, अब बेवल मॉडिफायर का काम क्या है? जितने भी आपकी मॉडल में, शेप में, ऑब्जेक्ट्स में हार्श या फिर शार्प एजेस होते हैं उनको स्मूथ कर देता है, राउंड कर देता है। अब वो कैसे करता है आप यहाँ से जनरेट में जाके भी ले सकते हैं, ये आपका बेवल मॉडिफायर है, या फिर आप यहाँ सर्च करके मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें मैंने मॉडिफायर ऐड किया लेकिन ये स्मूथ नहीं हुआ, इसमें ये एक एक फेस ऐड हो गया और इसकी शेप बिल्कुल ही बदल गया। मतलब क्यूब के जो एजेस हैं उनमें और ज़्यादा शेप्स ऐड हो गई हैं। तो ये इसलिए क्योंकि इसका जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे एक अमाउंट है हमारे पास और एक सेगमेंट है। इसका जो सेगमेंट है वो एक है हमारे पास। आप इसके सेगमेंट इंक्रीज़ करते जाएँ तो आप देख रहे हैं ये 2 फेसेस हो गए। जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ये स्मूथ होता जाएगा और फेसेस ऐड होते जाएंगे। अब आप इसके लेवल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये इसके जो शार्प एजेस है वो बिल्कुल राउंड हो गए हैं। आप एडिट मोड में जाएं तो ये ओरिजिनली एक क्यूब ही है, मतलब ओरिजिनल ज्योमेट्री आपकी वही है। आप मॉडिफायर ख़त्म करेंगे तो ये वापस क्यूब आ जाएगा, लेकिन आप इसको अगर देखें मॉडिफायर्स अप्लाई करने के बाद तो इसके जो एजेस हैं वो राउंड हो गए हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर हमने डिस्कस किया था उसका काम यहाँ भी है। अब हमने इसके एजेस तो ऐड कर लिए, अमाउंट में आप ये देखें, चाहें तो आप इसको और राउंड करके बिल्कुल ही एक मतलब राउंड शेप दे सकते हैं, या फिर इसकी अमाउंट कम करके, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी अमाउंट बिल्कुल 0 कर दें तो ये बिल्कुल शार्प एजेस इस तरह से आ जाएंगे। इसको इंक्रीज़ करेंगे और इसके एजेस आप देखेंगे कि ये इस तरह से बिल्कुल राउंडेड शेप आ जाएंगे, नो शार्प एजेस। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की थी वो सब डिवीजन मॉडिफायर्स, उसको अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें इसी के ऊपर तो आप देखें, अच्छा अगर इसके लेवल्स इंक्रीज़ करें तो आप देखेंगे इसके जो फेसेस नज़र आ रहे थे ना पहले, वो मतलब कि स्मूथ हो गए हैं। बेवल मॉडिफायर से हमने इसके एजेस को स्मूथ किया फेसेस ऐड करके, फिर उन्हीं फेसेस को हमने स्मूथ आउट किया है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर से। लेकिन अगर हम इसकी सिर्फ बेवल को लेकर चलें, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। इस पे सिर्फ हम बेवल डिस्कस कर रहे थे कि इसके जितने भी शार्प एजेस थे वो हमने राउंड कर दिए हैं ज्योमेट्री ऐड करके। इसी तरह इसमें भी हमने क्यूब को एक राउंड शेप दे दिया हमने इसके लेवल्स इंक्रीज़ करके। अगर मैं इसके लेवल 0 कर दूँ वापस ये अपना क्यूब में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2 मॉडिफायर्स। थर्ड वन इज़ मिरर मॉडिफायर। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि चीज़ें मतलब मिरर करना, कोई भी प्रोसेस हो, कोई वर्किंग कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे, उस चीज़ को मिरर करना
किसी भी एक्सिस के अलोंग, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो। तो तीनों में से किसी भी एक एक्सिस के अलोंग चीज़ों को फ्लिप करके दिखाना, मिरर करके दिखाना, ये हमारा मिरर मॉडिफायर काम करता है। अब अगर मैं एक क्यूब ले लूँ मिरर मॉडिफायर के लिए, थोड़ा सा इसको दूर ले जाते हैं, इस पे मैं अप्लाई कर दूँ मिरर मॉडिफायर। यहाँ पे एक्सिस में आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए, वाई के या फिर जेड के। अगर हम वाई के अलोंग लेके चलें, मतलब जो हमें चीज़ें मिरर करनी है, मतलब जो हमने चीज़ें मिरर करनी है, जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो हमने मिरर करनी है दूसरी ऑपोजिट साइड पे, तो वो अगर हम वाई एक्सिस करें और एक्स को हम डिसेबल कर दें। तो अगर आप एडिट मोड में जाएं, टैब प्रेस करके ये फेस सिलेक्शन मोड में हम ये फेस सेलेक्ट करें, और अगर आप सिंपल इसे एक्सट्रूड करें, किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रूड करें, आप देख रहे हैं जो जो वर्किंग मैं इस साइड पे कर रही हूँ वहीं वाई एक्सिस के अलोंग इस क्यूब की दूसरी साइड पे सेम हो रही है। वाई एक्सिस, ये जो ग्रीन लाइन है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इस फेस को इंसर्ट कर दें हम, इस फेस को इंसर्ट कर दिया हमने। अब अगर हम इसे एक्सट्रूड करें अंदर वाली साइड पे, तो आप देखेंगे कि सेम वही प्रोसेस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जो हमने वहाँ पे चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। तो अगर अब मैं इसका साइज़ कम कर दूँ और वापस इसे एक्सट्रूड कर दूँ बाहर की तरफ, तो आप देखेंगे जो वर्किंग मैंने यहाँ पे की है वो सेम यहाँ पे मिरर हो रही है। तो मिरर मॉडिफायर बहुत यूज़फुल है। मोस्टली आर्किटेक्चर में ही होता है, कोई डोर्स वगैरह डिज़ाइन करने हो या फिर कोई ऐसे पैटर्न्स आपने डिज़ाइन करने हो जो कि सिमेट्रिकल हो, तो आप क्या करते हैं, उसकी एक साइड खुद करते हैं और उस पर मिरर मॉडिफायर लगा देते हैं, ताकि वो दूसरी साइड पे सेम जितना भी आपका ज्योमेट्री है वो मिरर हो जाए। सॉलिडिफाई मॉडिफायर आपको नाम से समझ आ रही होगी कि किसी भी चीज़ को सॉलिड करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए, मतलब उसकी थिकनेस इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसके यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट ए से एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। तो प्लेन पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि प्लेन बिल्कुल फ्लैट होता है, इसकी थिकनेस 0 होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास आ गया प्लेन। अब यहाँ पे हम जब सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हुई है। अब जो थिकनेस की वैल्यू है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब किस डायरेक्शन में करना है आपने, पॉजिटिव एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में, वो आप इसको यहाँ से वैल्यू पे आप डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में आपको थिकनेस चाहिए, उस हिसाब से आप वैल्यू एंटर करेंगे। मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से कर्सर ले जाके मूव भी कर सकते हैं जितनी आपको थिकनेस रिक्वायर्ड हो। इवन थिकनेस ऑन कर देंगे जब हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स पे कर रहे होंगे वर्किंग, तो इवन थिकनेस ऑन करने से हमारे पास वो हर जगह से इवनली थिक होगा, इवनली सॉलिडिफाई होगा। तो ये सिंपल सा हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर था। नेक्स्ट जो मॉडिफायर आ जाता है हमारे पास वो है बूलियन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका मतलब है कट एंड जॉइन। अब कट एंड जॉइन कैसे, सबसे पहले मैं कर्सर यहाँ ले आती हूँ ताकि यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए। अगर मैं यहाँ पे क्यूब ऐड करूँ, अब मैं चाहती हूँ कि इस क्यूब के एक साइड पे, मतलब एक फेस में एक सेमीस्फेयर बना हो। सेमीस्फेयर बनाने के लिए अब मैं सबसे पहले शिफ्ट ए एंटर करके यहाँ पे यूवी स्फेयर ले लूँगी। इस यूवी स्फेयर को मैं यहाँ सेंटर में ले आऊँगी। ठीक है, ज़रा टॉप व्यू में चले जाते हैं। इसको मैं यहाँ सेंटर में ले आऊँगी और इसके अंदर मैं हाफ़ कर दूँगी और साइज़ इसका कम कर दूँगी। ठीक है, यहाँ अगर आप टॉप पे देखें तो इस तरह से ये बिल्कुल सेंटर में है। मैं इसके साइड व्यू पे जाऊँगी और ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, अभी तो अगर मैं इसे हाइड करूँ तो आप देख सकते हैं ये फेस वैसे का वैसे ही है। अगर मैं इसको वापस ले आऊँ और अब मैं चाहती हूँ कि ये स्फेयर नज़र ना आए, लेकिन इसका जो फेस है वो अंदर से इस तरह से कट हो जाए एक स्फेयर, सेमी स्फेयर की शेप में। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना क्यूब हमने सेलेक्ट करना है, इस पर बूलियन मॉडिफायर अप्लाई कर देना है। अब इस बूलियन मॉडिफायर में हमारे पास 3 ऊपर ऑप्शंस हैं कि इंटरसेक्ट, यूनियन या डिफरेंस। हमें डिफरेंस इस वक्त चाहिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आई ड्रॉपर लेके हमने ऑब्जेक्ट में ये स्फेयर लगा देना है।
अब जब आप स्फेयर को हाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अंदर से सेमी स्फेयर एक क्रिएट हो गया उसी फेस के अंदर, क्यूब के अंदर। तो ये हमारे बहुत काम आता है जब हमने कोई मतलब डिफरेंट मॉडल्स डिज़ाइन करने हो, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो या फिर हमारी कोई गेम वगैरह के लिए कोई हम इन्वायरमेंट बना रहे हो या फिर किसी भी तरह की मॉडलिंग हो सकती है। तो जो ये टेक्निक है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब ये फेस पे आपको ये फेसेस नज़र आ रहे होंगे, मतलब जो हमने सेमी स्फेयर बनाया उस पर ये हार्श फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। आपने सिंपल क्या करना है, मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद इसे ऑटो स्मूथ पे हम क्लिक कर देंगे, शेड ऑटो स्मूथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर से स्मूथ शेड हो गया और बिल्कुल भी एजेस हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये था हमारा बूलियन मॉडिफायर। जो लास्ट पे हमारा बचा है वो है एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर के लिए सबसे पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। एरे मॉडिफायर होता क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है उसकी डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए होता है। कुछ सीन्स में ऐसा होता है कि एक या दो हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए होते किसी ऑब्जेक्ट के, तो हमें मल्टीपल चाहिए होते हैं। तो उस मल्टीपल को हम बजाय इसके बार बार शिफ्ट डी प्रेस कर करके एक एक कॉपी जनरेट करें और उसका डिस्टेंस हम मैनुअली सेट करें कि वो इक्वल है या नहीं, तो इस सारी चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए एरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्यूब ऐड कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास क्यूब। इस पे जब हम एरे मॉडिफायर ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डुप्लीकेट हो गई है। लेकिन इसमें जो चीज़ें सेट करने वाली हैं वो हैं काउंट, मतलब कि कितनी दफ़ा आपको वो डुप्लीकेट चाहिए, और यहाँ से आप इसके जो ऑफसेट है वो सेट करेंगे, रोटेशन और स्केलिंग। अब जो ऑफसेट है एक्स, वाई एंड जेड, अब हमें जो तीनों एक्सिस में से है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के वैल्यू 1 है। अगर मैं इसे वाई में करना चाहूँ तो मैं एक्स वाली वैल्यू 0 कर दूँगी और वाई वाली 1 कर दूँगी। 1 पे भी ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें डिस्टेंस आ गया है। तो इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, आपको मैनुअली चीज़ें मेजर कर करके डिस्टेंस इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है वाई एक्सिस के अलोंग। अब काउंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए। मैंने यहाँ 50 कर दिया है और मैं इसे कम भी कर सकती हूँ। एरे मॉडिफायर इस तरह से काम करता है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक ही क्यूब है जिसको हम कोई इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इसको हम चाहे तो एक फेस पकड़ के इसका एक्सट्रूड कर दें या फिर इसकी हम स्केलिंग कर दें इस फेस की, तो ये ऑटोमेटिकली जो बाकी कॉपीज़ हैं उस पर इसी तरह से हमें नज़र आएगा जैसा हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ये था हमारा एरे मॉडिफायर। अब एक और चीज़ है कि ये तो है लीनियर, मतलब एक लाइन में हमारे पास इसकी कॉपीज़ जनरेट हो रही हैं। लेकिन अगर हमें एक कह लें कि सर्कल में हमें इसकी कॉपीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ शेप में हम सर्कल क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे फिर से एक्सिस का हमारे पास आ गया कि हमें किस एक्सिस के अलोंग चाहिए, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग या जेड के अलोंग, ठीक है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के अलोंग करूँ और इसका जो रेडियस है इस वक्त हमारे पास 0 है, तो ये हमें साथ साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम इसका रेडियस इंक्रीज़ करें और आप देखें ये अभी एक्स के अलोंग है, हम इसे वाई के अलोंग रखते हैं, तो वाई के अलोंग आप देखें रेडियस थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि इसमें फ़ासला काफ़ी ज़्यादा आ गया, और मूव करके थोड़ा साइड पे ले आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि शेप हमने जो डिज़ाइन की थी उसका कॉपीज़ जनरेट हो गई हैं सर्कुलर फॉर्म में। चाहे तो इसके काउंट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब काउंट इंक्रीज़ करने से क्या हुआ है कि वो वापस आपस में जुड़ गए, उनमें डिस्टेंस कम हो गया। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, अपना रेडियस उसी के हिसाब से इंक्रीज़ कर देना है। इस सर्कल का रेडियस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो रेडियस के हिसाब से उतना ही इनमें डिस्टेंस क्रिएट होता जाएगा। तो ये था हमारा एरे मॉडिफायर, सर्कुलर फॉर्म में भी और लीनियर फॉर्म में भी। ये हमारे अब टोटल 6 मॉडिफायर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। यही मॉडिफायर्स हैं जो हम मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। जो भी हमारा कोई मॉडल डिज़ाइन होता है उसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लाजमी यूज़ होता है। इसी तरह हमारा बूलियन मॉडिफायर भी बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। सॉलिडिफाई मॉडिफायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेवल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक और चीज़,
बेवल करने का एक जो हमारे पास दूसरा तरीका है जो हम पहले कर चुके हैं वो है कंट्रोल बी। यहाँ पे मैं एक क्यूब ले लेती हूँ। अब हम एडिट मोड में जाएंगे, हम इसके ना एजेस सेलेक्ट करते हैं, ये 4 ये एजेस हमने इसके सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस क्यूब के एजेस सेलेक्ट कर लिए। अब जब मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगी तो यहाँ से माउस व्हील स्क्रॉल करके इसके जो सेगमेंट्स है वो इंक्रीज़ करूँगी। एक तरीका था हमारे पास ये। अब इसको यहाँ पे लॉक करने के बाद यहाँ हमारे पास एक बेवल का मेन्यू आता है हमारे पास। यहाँ से हम इसकी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, इसकी विड्थ और ये सारा कुछ डिसाइड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन इसको जब हम बंद कर देंगे और इसको हम कहीं भी क्लिक करके कोई और फंक्शन हम इसका करेंगे, कुछ और इस पे अप्लाई करेंगे, तो उस बेवल की सेटिंग्स को दोबारा मॉडिफाई हम नहीं कर सकते, मतलब उस सेटिंग्स में हम जा ही नहीं सकते। तो बेवल का जो वो तरीका है वो हम वापस से उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमारे पास आ जाता है बेवल मॉडिफायर, जिसको हम यहाँ मॉडिफायर्स वाले पैनल में जाके उसकी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बाद में हमें कोई चेंजेस करनी हो हम वो कर सकते हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ यू हैवंट अप्लाइड द बेवल मॉडिफायर तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया फिर उसमें भी आप कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं कर सकते। तो आप मेक श्योर करना है कि जब आप मॉडिफायर अप्लाई कर रहे हैं तो सारी जो शेप वगैरह ऑब्जेक्ट है, मॉडलिंग है, वो ओके है। ये हो गए हमारे 6 मॉडिफायर्स। यहाँ पे अगर बाकी मॉडिफायर्स देखें तो फ़िलहाल उनका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन अगर यूज़ हुआ भी तो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। Right everyone, so this was it for today. I know these are not all the modifiers, but these are the most commonly used modifiers. So do practice them, share your work with me on Instagram. You'll find the link in the description box. See you in the next one. Until then, bye bye.